everyone, welcome back to the channel. My name is Anarshi Joshi and आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 एंड 10 अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 9 और 10 में से बहुत ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, तो आपको बहुत ही सेलेक्टिवली चीज़ों को पढ़ना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9। देखो चैप्टर नंबर 9 जो है इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। यहाँ पे आपको देखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ लोग मिलकर किसी पर्टिकुलर टास्क को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। जैसे आपकी स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लोग मिलके एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल भी हो सकती है, जैसे आपका स्कूल हो गया, है ना, और वो इनफॉर्मल भी हो सकती है, जैसे आप किसी एनजीओ को देख लो। तो दोनों तरीके से हो सकता है, फॉर्मली भी काम करते हैं, इनफॉर्मली भी काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक मतलब क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन होती है, आपको दी गई है पेज नंबर 117 पे आप आ जाइए। देखिए ये चैप्टर बड़ा ही प्रिसाइजली हम कवर करेंगे, इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, बिल्कुल कट आउट करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे, बिल्कुल ही पिन पॉइंट पे चीज़ों को पढ़ना है इस चैप्टर में से जो कि पूछा जाता है, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा इस चीज़ में से। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम आगे चीज़ों को कवर अप करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन बाद में देखेंगे, पहले डेफिनेशन पे आइए। तो रॉबिन्स की एक डेफिनेशन है दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्शियसली कंपाइल्ड सोशल यूनिट which is made up of two or more people which continuously function to attain common goal or goals। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक कॉन्शियसली कंपाइल्ड मतलब बहुत ही सोच समझ के कंपाइल किया गया। कंपाइल का मतलब होता है मिलाना, है ना, जब हम बड़ा ही सोच समझ कर मिलते हैं। ठीक है, और क्यों मिलते हैं हम, कितने लोग मिलते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और वो किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। मतलब कुछ लोग जब मिलकर किसी कॉमन गोल के लिए काम करें उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका जो स्कूल है, वहाँ पे स्कूल में कुछ लोग मिल रहे हैं, कौन मिल रहा है, कि टीचर्स का मीटअप हो रहा है, आपके प्रिंसिपल्स का मीटअप हो रहा है, अलग अलग आपके बोर्ड का मीटअप हो रहा है, स्टूडेंट्स का मीटअप हो रहा है। तो यहाँ पे सब लोग मिलकर एक कॉमन गोल को पूरा कर रहे हैं और वो गोल है हर एक बच्चे को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना जिन्होंने उनके स्कूल में एडमिशन लिया है ना। तो फिर जब भी कोई लोग कुछ कुछ लोग मिलकर किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर। सो ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्शियसली कंपाइल्ड, ओके, कंपाइल्ड सोशल यूनिट। अब एक ऐसी सोशल यूनिट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे और जो किसी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज़ें होती हैं, तो बिल्डिंग, स्टाफ एंड मशीन्स। बिल्डिंग मतलब एक जगह जहाँ पे आप बैठ के अपना काम कर रहे हैं, जैसे आपकी स्कूल बिल्डिंग हो सकती है, वो बिल्डिंग आपका कोई कमरा भी हो सकता है जहाँ पे सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। स्टाफ मतलब जो सारे लोग मिल रहे हैं वो आपका स्टाफ है। एंड अगर आप कुछ मशीन्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो इन तीन चीज़ों से जनरली हम ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट होता हुआ देखते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप की होती हैं, बहुत सारी होती हैं, है ना। आप एक पोस्ट ऑफिस ले लो, पोस्ट ऑफिस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपने कुछ आप गए किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर, आपने अपना कुरियर दिया, कुरियर वाले ने, अब किसी एक पर्सन ने आपकी पूरी एंट्री डिटेल्स ली, किसी एक पर्सन ने उसका वेट किया, किसी एक पर्सन ने उसकी पैकेजिंग की, फिर किसी एक पर्सन ने उसको ट्रैवल एजेंसी पे दिया, फिर ट्रैवल एजेंसी में डिलीवरी बॉय ने उसे घर घर तक पहुंचाया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग रोल है और सब मिलके अपना काम कर रहे हैं, तब जाकर एक कॉमन गोल को पूरा किया जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज होती है। चलो अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतना ही पढ़ना है, ओके। जो जो अभी मैंने बोला, एक तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन कर लो, और इसके अलावा जो तीन चीजें, बिल्डिंग, स्टाफ एंड मशीन, ये तीन चीजें कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी चीजों को मत पढ़ना क्योंकि सेम ही चीजें रिपीट की गई हैं, अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं।
ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के? तो सबसे पहले उनका एक कॉमन गोल होता है ना, किसी कॉमन पर्पस के लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं। उन्हें कॉपरेशन देना होता है, कोऑर्डिनेशन देना होता है। अब ये जो वर्ड्स हैं कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये आपके आंसर में आने चाहिए। अगर ये मिसिंग है आंसर में से, मतलब कि कुछ चीज़ें मिसिंग है ना, तो ये आंसर में आने चाहिए। तो किसी कॉमन गोल के लिए वो लोग काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पोस्ट डिपार्टमेंट का, जैसे हमने अभी पहले देखा ना पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट, तो उस चीज़ को लेके उन सबका एक कॉमन गोल होता है और उस कॉमन गोल को पूरा करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं ना। कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स का क्या मतलब होता है कि हर एक मेंबर का अपना एक रोल है, और वो इंसान जब तक अपना रोल नहीं निभाएगा तब तक आप अपने गोल को नहीं पूरा कर सकते, है ना। तो हर एक जो मेंबर है वो कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ओके, so for the attainment of goal of the organization, coordination of efforts among the members of the organization is required. Okay, जैसे आप टीचर्स की स्कूल की बात कर लो, तो वहाँ पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो फीस भर रहे हैं वो टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, टीचर्स थोड़ा सा प्रिंसिपल्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रिंसिपल जो बाकी के बोर्ड मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। सब मिलके बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अगर आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगी। ओके, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है कि हर एक इंसान की काबिलियत के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसे किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे रखा जाता है ना। तो ये जो डिवीजन, जो लेबर है, लेबर का मतलब काम होता है जो लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो उन लोगों को बांट दिया गया है अलग अलग वर्क्स में। जैसे अगर किसी में टीचिंग की स्किल है तो उसे टीचिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। अगर किसी ने कंप्यूटर में थोड़ा सा स्किल लिया है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। तो आपकी स्किल के हिसाब से आपको अलग अलग काम दे दिया जाता है। ओके, इसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। और चौथी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मतलब हर एक इंसान की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, है ना। अगर मैं एक स्कूल के अंदर काम कर रही हूँ और एज एन प्रिंसिपल अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती हूँ तो भले टीचर्स कितना भी अच्छा काम कर ले, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर मैं एज अ प्रिंसिपल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही हूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो आप जिस भी पोस्ट के ऊपर हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप फीस ले रहे हैं बच्चों की, आप बच्चों को यूनिफॉर्म दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना काम है, और आपको वो काम बहुत अच्छे से पूरा करना है। ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चीज़ होती है अथॉरिटी की। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है कि आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, उसके साथ आपको कुछ पावर्स भी दी जाती हैं, है ना। जैसे एक हायरार्की हो गई, जैसे टीचर्स है, टीचर्स के ऊपर अथॉरिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। प्रिंसिपल के ऊपर अथॉरिटी होगी अलग अलग जो बोर्ड मेंबर्स हैं, फिर इसके ऊपर भी कोई अथॉरिटीज़ होती हैं, है ना। तो आप किसको आंसरेबल हैं? जैसे मैं एज ए स्टूडेंट आंसरेबल हूँ अपने टीचर को, टीचर आंसरेबल है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल फिर किसी और को आंसरेबल है। तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपके पास कुछ पावर है और अथॉरिटी भी होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो 4 पॉइंट है। सबसे पहले क्या होगा? कॉमन गोल है। कॉमन गोल के लिए आप कोऑर्डिनेट करके काम करोगे। अब वो काम के लिए आपका डिवीजन हो जाएगा कि आप कौन सा काम करोगे, और आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ अथॉरिटी है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ऑर्गेनाइजेशन काम क्या क्या करती है, तो फंक्शन होता कैसे है। ठीक है, अलग अलग तरीके से फंक्शन होता है। सबसे पहले है वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी एक पर्सन को दे दिए गए हैं। ये जनरली छोटी कंपनीज में देखा जाता है। लेट्स से कि आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आपको कोडिंग में आपको सारा काम कोडिंग का आपके ऊपर दे दिया जाएगा, है ना। तो आप वहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, आप वहाँ पे एक सिंगल हैंडेडली वो पूरा का पूरा काम संभाल रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि आपने किसी एक ग्रुप बना दिए, 2-3 लोग का आपने ग्रुप बना दिया और उनको किसी एक स्पेशल वर्क में लगा दिया। जैसे मान लेते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाएं, तो हॉस्पिटल में 2-3 लोग मिलके क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो दो चीज़ें होती है। वर्क स्पेशलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो वो स्पेशलाइज्ड वर्क कोई एक इंसान कर रहा है, या तो वो स्पेशलाइज्ड वर्क 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं। तो एक तो वर्क
अलग स्पेशलाइजेशन हो गया। फिर उधर डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए और हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। अगेन अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि टीचिंग डिपार्टमेंट अलग है, फिर बोर्ड मेंबर्स का डिपार्टमेंट अलग है ना, आपके डायरेक्टर्स आ गए, ट्रस्टीज आ गए, वो डिपार्टमेंट अलग है। फिर यूथ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है जो स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। फिर आपका जो स्टाफ है, बाकी का जो अदर स्टाफ होता है, जैसे कि आपके पियोन्स हो गए और जो सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, तो उनका डिपार्टमेंट अलग है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग है जो फीस का देखेंगे, फाइनेंस का देखेंगे, तो अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, तो एक वो चीज़ होती है। फिर होता है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि कौन किसको आंसरेबल है, कौन किसकी जिम्मेदारी उठा रहा है। ओके, जैसे स्कूल में आप देख लो एक चेन ऑफ कमांड होती है, सबसे नीचे होते हैं बच्चे, फिर आते हैं जो आपके मॉनिटर्स आ गए या वॉलंटियर्स आ गए, वो होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं आपके टीचर्स को, आपके टीचर फिर आंसरेबल होते हैं आपके कोऑर्डिनेटर्स को, कोऑर्डिनेटर्स आंसरेबल होते हैं वाइस प्रिंसिपल को, देन प्रिंसिपल को, एंड देन प्रिंसिपल के ऊपर भी कुछ लोग होते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक चेन बन रही है ना, कौन किसको कमांड करेगा उसकी एक चेन बन रही है, और उसे ही कहा जाता है चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहले कि सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में है ना। एक केस इमेजिन करो, एक ऐसी स्कूल इमेजिन करो जहाँ पे ये जो हायरार्की है कि टीचर के ऊपर कोऑर्डिनेटर एंड वगैरह वगैरह, ये कोई हायरार्की नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आपको प्रिंसिपल के पास जाना है। आप टीचर हैं, आपको प्रॉब्लम आई है, आप सीधा प्रिंसिपल के पास जाओ। आप वाइस प्रिंसिपल हैं, आपको अपनी कंप्लेन लेके प्रिंसिपल के पास जाना है। ठीक है, कोई कमांड नहीं, कोई एक दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं है, सारी की सारी पावर्स प्रिंसिपल के हाथ में। एक तो सीन ये हो गया, एक केस ये हो गया, और दूसरा केस क्या हो गया, जो हमने कमांड देखी कि आप टीचर है, टीचर फिर कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, तो ये करके एक पूरी कमांड बना दी। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो सारी की सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में है, किसी को भी कोई भी दिक्कत है आपको उसी इंसान के पास जाना है, और दूसरी चीज है कि नहीं, एक पूरी चेन बनी हुई है जहाँ पे हर एक इंसान उसके सुपीरियर अथॉरिटी को आंसरेबल है। तो ये दो चीजें हो जाती हैं। चलिए, अब है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि आप कितने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने क्लास का एग्जांपल देखा, लेट्स से 12th स्टैंडर्ड के अंदर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया। ओके, तो अब उन 100 बच्चों को एक क्लास में नहीं रखा जाएगा, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, 50-50 की 2 क्लासें बना दी जाएंगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टीचर कितने बच्चों पे कंट्रोल कर रहा है वो हमने डिसाइड कर लिया, है ना। कि लेट से आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, तो अब आपके अंडर कितने लोग काम करेंगे। ऐसे सुना है ना कि भाई मेरे अंडर तो 50 लोग काम करते हैं, मेरे अंडर 60 लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल को, कि आप कितने लोगों को, कितने रिसोर्सेज को कंट्रोल करोगे। आप 2 लोगों को कंट्रोल करोगे, आप 50 लोगों को कंट्रोल करोगे, या पूरी कंपनी को कंट्रोल करोगे, तो वो डिसाइड कर लिया जाता है ना। अब ये ज़रूरी भी होता है कि लेट से अगर कोई एक इंसान बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है ना। कि आप कितने भी केपेबल क्यों ना हो, अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कंट्रोल करने जा रहे हो, एक साथ उनको गाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारी कैपेबिलिटीज़ में थोड़ा सा गिरावट हम देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर आप बहुत कम लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारे मैनेजर्स चाहिएंगे, तो एक फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है कंपनी पे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बड़ी ही सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि एक इंसान कितने लोगों को कंट्रोल करेगा। नाउ, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी की सारी पावर्स किसी एक इंसान के हाथ में। आपको एक रैंडम कंपनी सोच लो। अब यहाँ पे 2 केस आप सोच सकते हो। एक केस में क्या है कि सारी की सारी अथॉरिटी, सारे के सारे डिसीजंस को एक इंसान लेगा। छोटी से छोटी चीज़ का डिसीजन भी आपको अपने सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। आपके हाथ में कोई पावर्स नहीं है, सारी की सारी पावर्स, डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनेंशियल पावर, सारी की सारी पावर किसके हाथ में, किसी एक इंसान के हाथ में। वो हो जाता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक के पास अपनी अपनी पावर्स हैं और हर एक के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। ये कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो। एक अगेन स्कूल का एग्जांपल ले लो कि सारी की सारी पावर्स किसी एक इंसान के हाथ में, लेट्स से सारी की सारी पावर आपके प्रिंसिपल के हाथ में है। ठीक है, अब बच्चों को डांटना है, नहीं डांटना है, टीचर कौन सा लेसन कितने टाइम में पढ़ाएंगे, टीचर को इस क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सब अगर प्रिंसिपल डिसाइड कर रहे हैं तो हम कह देते हैं वो सेंट्रलाइजेशन है। और अगर टीचर्स के पास अपनी पावर है कि टीचर अपना जो पैटर्न है पढ़ाने का, किस तरह
तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब नहीं पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कब फ्री लेक्चर देना है, ये सब चीज़ें टीचर डिसाइड करेंगे। किस बच्चे को किस तरीके से पनिशमेंट देनी है, किस बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है, वो आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे। और प्रिंसिपल के अपने डिसीजन होंगे, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अपने डिसीजन होंगे। तो इसे हम कह देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सबके पास अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से सबके पास अपनी अपनी पावर्स हैं, तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब आ जाओ फॉर्मलाइजेशन पे। फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी कंपनी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने रूल्स एंड लॉज के साथ काम करता है। क्या वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है? फॉर्मल का मतलब एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना है, एक स्ट्रिक्ट आपको यूनिफॉर्म पहनना है, स्ट्रिक्ट टाइम पे आना है, क्या आप उस तरीके से आते हैं, या फिर आप थोड़े से लिबरल हैं, आपकी कंपनी का जो आपकी कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा लिबरल है। जैसे आप आर्मी यूनिट देख लो, तो आर्मी यूनिट बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड होती है ना। फिक्स टाइम, फिक्स यूनिफॉर्म, फिक्स खाना, फिक्स पीना, फिक्स, है ना, आप फिक्स लोगों से बात करेंगे, मतलब बहुत कुछ क्या बोलते हैं उसको, फिक्स होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होता है। आप अपने मन के हिसाब से नहीं काम कर सकते। वहीं पे आप कंपनीज देख लो, गूगल जैसी कंपनी देख लो, वो इतनी फॉर्मलाइज नहीं है, वो अपने वर्कर्स को थोड़ा सा लिबरल रखती हैं। ओके, वो उनको क्या बोलते हैं, छूट देती हैं, उनको स्पेस देती हैं जहाँ पे वो सोच सके, जहाँ पे वो क्रिएटिव आइडियाज़ को ला सके। तो आप देख रहे हो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से अपने अपने तरीके को वो अडॉप्ट करते हैं। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये आपको 1 या 2 मार्कर में पूछते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन के अंदर आपको उसका आंसर को सम अप करना है। तो अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सबसे पहला होता है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में सारे के सारे पावर्स हैं। अब ये जनरली छोटी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। लेट्स से अगर आपकी स्कूल बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत मतलब बहुत छोटी है ना, जैसे आप प्राइमरी स्कूल देख लो, प्री प्राइमरी स्कूल्स देख लो, वहाँ पे जनरली ज़्यादातर पावर्स जो होती हैं वो प्रिंसिपल के हाथ में होती हैं। और क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, तो उसे आप कह सकते हो फ्लैट स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती। हायरार्की मतलब ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉय के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर उनके मैनेजर, देन बॉस, ऐसा करके ऐसे कोई हायरार्की नहीं होती है। सब मतलब बहुत कम लोग होते हैं, तो सब अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। इसे कहते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। तो हायरार्की देखने को नहीं मिलती है और इंडिविजुअल के हाथ में ज़्यादातर पावर्स होती हैं। फॉर्मलाइजेशन थोड़ा कम होता है ना, मतलब इतना ज़्यादा रूल्स एंड लॉज के हिसाब से नहीं चलती हैं चीज़ें। फिर है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में मतलब स्ट्रिक्ट फॉर्मलाइजेशन होगा, स्ट्रिक्ट हायरार्की होगी। जैसे आप देख लो पुलिस सर्विस। अब पुलिस सर्विस में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की है ना, कांस्टेबल, देन सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एंड देन इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी बात का कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब जैसे आप अगेन आप अपने सिविल सर्विसेज में देख लो, होता है ना कि एक आईएएस ऑफिसर्स होंगे, फिर मिनिस्टर्स होंगे, देन चीफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर उनकी काउंसिल होगी, तो वगैरह करके एक हायरार्की देखने को मिलती है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको उसी के हिसाब से काम करना है, आप उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते। सेंट्रलाइजेशन होती है, कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती है। सबके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, अपनी पोस्ट के हिसाब से पावर्स होती हैं। चेन ऑफ कमांड देखने को मिलता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सबकी अपनी अपनी अथॉरिटी होती है। तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वो चीज़ हो गई। मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक पर्सन जब एक से ज़्यादा रोल निभा रहा होता है, ये आप कब देख सकते हो, ये आप जब आप कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, तब आप देख सकते हो कि जैसे आपके अगर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो हो सकता है कि वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वही प्रोफेसर भी हैं, वही आपको पढ़ा भी रहे हैं, वही किसी बोर्ड को हेड भी कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ों के इंचार्ज भी हैं। जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मेरी जो प्रोफेसर है, मेरी जो यूनिवर्सिटी की जो प्रिंसिपल हैं, वही हमारी इंग्लिश की प्रोफेसर भी हैं, है ना। तो वो प्रोफेसर भी हैं, साथ में वो यूनिवर्सिटी भी संभाल रही हैं, साथ में वो एक कमिटी की हेड भी हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि जब एक पर्सन एक से ज़्यादा रोल कर रहा होता है, तो उसे कहते हैं हम मैट्रिक स्ट्रक्चर। ना बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पे वही देखना है। सबसे पहला होता है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप देखो, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए काम कर रही होती है। अब वो गोल ऐसे रैंडमली आप पूरा नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कुछ चीज़ें प्लान आउट करनी पड़ेंगी। तो फिर आप प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आपको गोल डिसाइड करना है, डिफाइन करना है अपने गोल को। आप क्या स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे, क्या मेथड यूज़ करेंगे, और फिर उस हिसाब से हर एक एम्प्लॉय को आपको उनका उनका काम समझाना होता है। पहले गोल डिसाइड करोगे, गोल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप हर एक इंडिविजुअल को उनका उनका काम दे दोगे। तो ये हो गया प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को उनकी काबिलियत के हिसाब से आपको कुछ काम देना है, उनको काम समझाना है, उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। उस काम को पूरा करने के लिए उस इंडिविजुअल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको उसे समझाना है, तो अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। फिर है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही लोगों को अपॉइंट करना भी बहुत ज़रूरी है ना। आपको देखना है कि किस स्किल की रिक्वायरमेंट है, आप किस गोल के लिए काम करें। जैसे आप यहाँ पे अपने प्रिंसिपल का एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल पहले प्लान आउट करेंगे चीज़ों को, फिर वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वो एक सही टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट के लिए अब देख रहे हो कि अपॉइंटमेंट किसके लिए चाहिए, क्या 11th-12th पॉलिटिकल साइंस के लिए चाहिए, साइकोलॉजी के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से टीचर्स को अपॉइंट करना है। नर्सरी एलकेजी के लिए टीचर्स चाहिए, तो उनके हिसाब से अपॉइंट करना है। जैसे अगर आप एलकेजी में पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आप मतलब अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसे टीचर्स जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है और बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड कैरिंग है, वो ऐसे ही बच्चों को नर्सरी एलकेजी यूकेजी के लिए अपॉइंट करेंगे। वहीं पे तो वहाँ पे आप नर्सरी एलकेजी के लिए किसी पीएचडी के इंसान को अपॉइंट नहीं कर सकते, और वहीं पे अगर आपको किसी साइंस स्ट्रीम को पढ़ाना है, आर्ट स्ट्रीम को पढ़ाना है, तो वहाँ पे उस लेवल के इंसान को आपको अपॉइंट करना है। एक बार उनमें पेशेंस लेवल कम होगा तो चलेगा, लेकिन वो नॉलेज में और एक्सप्रेसिंग पावर उनकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको किस जॉब के लिए कौन सा इंसान चाहिए, वो आपको सोच समझ के लोगों को अपॉइंट करना होता है। फिर आती है लीडरशिप, कि भाई हर एक इंसान अपना काम अच्छे से कर रहा है, सब लोग कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, और आपको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना होता है कि यार अच्छा सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई इशू आ जाता है आपको उसको हैंडल करना है, और इसके अलावा आपको ट्रेनिंग अच्छे से करवानी है, आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उन्हें आपको अच्छे से हैंडल करना है। तो ये आ गया लीडरशिप में। फिर होता है कि सबको कंट्रोल भी करना होता है ना। अगर आप लीडर हैं, अगर आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो अपने अंडर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, आपको उन्हें मैनेज करना है। वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको रिवॉर्ड करना है, पनिश करना है, उन्हें समझाना है, उन्हें खुद समझना भी है कई बार। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो क्या क्या है, प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, अपॉइंट करना है, लीडरशिप करनी है, एंड कंट्रोल करना है ना। इसके अलावा क्या क्या मैनेजर के रोल हो सकते हैं, तो फिर आपके इंटरपर्सनल रोल होते हैं। इंटरपर्सनल मतलब जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। लेट्स से आपके जो, अगर आप स्कूल में हैं एज एन प्रिंसिपल आप पोस्टेड हैं, तो अगर आपके रिलेशन आपके टीचर्स के साथ, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ अच्छे नहीं हैं, तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। इन्फॉर्मेशन रोल मतलब आपको अलग अलग डेटास को, फैक्ट्स को एनालाइज करना है, हर एक इंसान की रिपोर्ट को एनालाइज करना है, एंड फिर आपको एक कंक्लूजन पे आना है जो आपके गोल को पूरा करने में मदद करेगा। फिर होता है डिसीजन रोल, कि कई बार आपको अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अच्छा किस टीचर का ट्रांसफ़र करना है। जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है, आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप मैनेजर हो, आप स्कूल में काम कर रहे हो तो आप प्रिंसिपल हो, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आप एचओडी हो वहाँ के। तो जो भी चीज़ें हैं आप उस हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एज एन कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है, हम स्कूल के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं क्योंकि वो समझना आसान है। तो आपके एज एन, अगर आप मैनेजर हैं किसी कंपनी में या प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल में, तो वहाँ पे आपको अलग अलग डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं ना। बहुत बार आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि अच्छा ये इवेंट करना है, ये इवेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, फाइनेंशियली ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल है नहीं है। तो ऐसे सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अलग अलग चीज़ों में डिसीजन लेते हो। तो ये हो गए मैनेजर के रोल। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि जो एज एन मैनेजर आप लोगों को अपॉइंट करते हो, तो अब हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है या आप कैसे लोगों को अपने कंपनी के अंदर लेते हो। तो अलग अलग मेथड्स हैं, एप्लीकेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, रिटर्न टेस्ट एंड परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन टेस्ट। ओके, तो इन चार चीज़ों को समझना है।
सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट दे दिया। जैसे आप बहुत सारी कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट आती हैं न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर, टीवी के अंदर। तो उस एडवर्टाइजमेंट को देख के आप अपना जॉब एप्लीकेशन बनाओगे, रेज्यूमे जिसे कहा जाता है, रेज्यूमे बना के आप उस कंपनी में भिजवा दोगे। आप उनको मेल कर दोगे या कुरियर कर दोगे या जो भी है, और फिर आपके रेज्यूमे के हिसाब से अगर उन्हें ठीक लगता है तो आपको इनवाइट करते हैं। अब रेज्यूमे के अंदर या फिर एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होता है? एप्लीकेशन के अंदर आपका नेम, एड्रेस, आपका एज, आपका सेक्स, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, वो सब चीज़ें आप मेंशन करते हो। फिर आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आपने क्या अचीव किया है, वगैरह वगैरह, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, ये सब बता के आप अपना जो जॉब एप्लीकेशन है वो दे देते हैं, और इस हिसाब से वो आपको इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए। एक ये चीज़ हो गई। अब देखो, इसमें इतना ही कवर करना है। नीचे आपको बताया गया है कि रेज्यूमे जो है वो अलग अलग टाइप के रेज्यूमेज होते हैं, और स्कल ने और डनट एंड मैटजॉल्ट ने अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में बताया है। अलग अलग एप्लीकेशंस के फॉर्मेट दिए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट आउट। तो बस इतना ध्यान रखना कि आप एप्लीकेशन क्या करते हो और एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। फिर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब जो फेस टू फेस इंटरव्यू हम करते हैं। आपने बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी खासकर जो इंटरव्यू होते हैं वो काफ़ी फेमस भी होते हैं। तो वो आप इंटरव्यू लेते हो जहाँ पे फेस टू फेस एक पैनल होता है। पैनल में जनरली 3 से 4 लोग होते हैं, क्योंकि अगर कोई एक इंसान ले रहा है तो हम मान सकते हैं कि यार एक इंसान के अपने कभी प्रेजुडिसेस, अपने किसी नेगेटिव थॉट बीच में आ जाते हैं, तो इस हिसाब से लेट्स से कि वो कैंडिडेट को नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम 3 से 4 लोगों को रखते हैं। तो एक बैलेंस्ड जजमेंट आ जाए, है ना। किसी इंसान को ऐसा नहीं लगे कि यार इसने मेरे साथ गलत किया है, या फिर इनकी थॉट और मेरी थॉट्स मिल नहीं रही थी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम 3 से 4 लोगों का पैनल रखते हैं, और 4 लोग मिलकर एक डिसीजन पे आते हैं। और इंटरव्यू में आप फेस टू फेस जब उनसे बात करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड, प्रेजुडिसेस, उनकी पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, उनके हैबिट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। वो इंसान किस तरह से सोच रहे हैं, वो इंसान क्या एक डीप थिंकर हैं, क्या वो इंसान सोच समझ के जवाब दे रहे हैं, उनके बात करने का तरीका क्या है, उनके बैठने का तरीका क्या है, उनकी पर्सनालिटी तरीका क्या है, वो सब आप चीज़ों को जान सकते हो। तो ये आ गया इंटरव्यू में। फिर होता है रिटर्न टेस्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको किसी जॉब के लिए जाना है तो आपको किसी पर्टिकुलर टेस्ट दे दो, और वो टेस्ट अगर आप पास हो गए तो फिर डेफिनेटली आप जॉब के लिए जा सकते हैं। अगर आप फेल हो गए तो आप थोड़ा सा और प्रिपेयर कीजिए, वापस से आइए। तो ऐसे करके बहुत सारे रिटर्न टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपकी क्वालिटीज़, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, आप क्या एक पॉजिटिव इंसान है, क्या आप एक होपफुल इंसान है, ये सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक सी चीज़ें, ये सब आपको पता भी हैं, तो एक बार रीड कर लेना, कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ओके। फिर है परफॉर्मेंस स्टिमुलस टेस्ट। यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा परफॉर्म करोगे। अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है वर्क सैम्पलिंग और दूसरा होता है असेसमेंट सेंटर। वर्क सैम्पलिंग में क्या होता है, लेट्स से अगर आपको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जाना है, तो ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, आपने डिग्री ले ली, वो सब तो ठीक है। अब कुछ स्कूल्स क्या करेंगे, स्पेशली जो बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल्स होती है ना, एकदम ही क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न स्कूल्स जो होती हैं, वो स्कूल क्या करती हैं, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एज एन डेमो के लिए आपको प्रिंसिपल बना देंगे, है ना। हाँ, एज एन ऐसे डेमो टीचर भी आते हैं कई बार, है ना, खाली ट्रायल बेसिस के लिए, वो एक क्लास के लिए आपको समझाएंगे, वो आपको डेमो देंगे कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, और फिर उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो ये यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे डेमो ही दिया जाता है। जैसे आपके स्कूल में भी बहुत सारे डेमो टीचर आए होंगे ना, कि 1-2 दिन पढ़ा के देखेंगे, फिर आपको पूछा जाएगा कि आपको समझ आया, अगर आया तो टीचर को रख लेंगे, नहीं आया तो नहीं रखेंगे। तो इसी तरह का डेमो दिया जाता है ना। आपको लाइव सिचुएशन में रखा जाता है कि भाई देखो, ऐसा ऐसा काम है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, या फिर ऐसे ऐसे फाइलें होंगी, ऐसा कंप्यूटर होगा, तुमको इन्हीं चीज़ों में हैंडल करना है। तो फिर वहाँ पे उस इंसान की परफॉर्मेंस देखी जाती है, और उस हिसाब से उन्हें अपॉइंट किया जाता है। फिर असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर में यहाँ पे एक्चुअली बात के द्वारा या इंटरव्यू के द्वारा आपको अलग अलग सिचुएशन में रखेंगे। जैसे आपने अगर कभी यूपीएससी का इंटरव्यू देखा हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अलग अलग सिचुएशन दी होगी कि लेट से आप यहाँ पे पोस्टेड हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो यहाँ पे आपकी थिंकिंग को देखा जाता है कि अच्छा आप सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, वो चीज़ें। तो वर्क सैम्पलिंग में आपको प्रैक्टिकली वो काम करवाया जाएगा। असेसमेंट सेंटर में खाली आपको एक इमेजिनेटिव कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन दी जाएगी, उसमें आपको सोचना है कि आप क्या करोगे।
फिर थियोरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन, कि आखिर एक इंसान को हम कैसे मोटिवेट करें उसके काम के लिए। तो 5 तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला है नीड थ्योरी, कि उस इंसान की हम नीड को देखिए। देखिए एक पर्सन काम क्यों करता है, क्या हो सकती है उसकी नीड। बहुत ही बेसिक नीड होती है पैसा, है ना। एट द एंड वी ऑल वर्क फॉर मनी। ओके, वैसे ये थिंकिंग गलत है ना। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने पैशन के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपने डेडिकेशन के लिए काम करते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही काम करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है क्यों कर रहे हैं। तो हर एक इंसान की आपको नीड को समझना है, उस हिसाब से आपको उसको काम करवाना है। लेट्स से अगर किसी इंसान की नीड क्या है, एक इंसान की नीड है कि यार अगर मैं दिन के 8 घंटे या 9 घंटे काम कर रहा हूँ तो मेरे को एक बेसिक सैलरी मिल जानी चाहिए। ये एक इंसान की नीड हो सकती है उसके काम के लिए। या तो फिर मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसके लिए थोड़ा सा रेपुटेशन मिले, मुझे थोड़ी सी इज्जत मिले, तो ये एक इंसान की बेसिक नीड हो सकती है। तो फिर अब्राहम मेल्सन ने हायरार्की ऑफ नीड दी गई है, हमारी अलग अलग नीड्स होती है लाइफ को लेके। तो अगर वो नीड आप उस कंपनी, अगर उस इंसान की वो नीड्स को पूरी कर रही हैं, तो फिर वो जो पर्सन है या वो जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से अपना काम करता रहेगा। फिर है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को कोई गोल दीजिए, है ना, कोई टारगेट दीजिए, और जैसे ही अगर आपका एम्प्लॉय वो टारगेट को पूरा करते हैं तो एम्प्लॉय में पॉजिटिव फील आता है ना। आपने उनको छोटा टास्क दिया, उन्होंने उसे पूरा किया, फिर आपने उसे थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा करके आप ऐसे उन्हें टास्क देते जाएंगे, और जैसे जैसे वो अपने छोटे छोटे टास्क को पूरा करते जाएंगे तो उनमें भी एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है ना। आप वो अर्निंग भी कर रहे हैं, साथ में वो अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहे हैं, वो ग्रो भी कर रहे हैं। तो आप उन्हें छोटा छोटा गोल दीजिए, और अब वो गोल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इतना बड़ा गोल दे दिया है और एम्प्लॉय से पूरा ही नहीं कर पा रहा है तो वो अपने आपकी कंपनी को छोड़ देगा, है ना। कोई भी इंसान खुद के बारे में बुरा नहीं फील करना चाहता है। तो फिर छोटे छोटे गोल दीजिए और अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहिए कि उस गोल को पूरा करें, तो डेफिनेटली वो काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे। फिर है रीइंफोर्समेंट थियोरी। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया आप उन्हें रिवॉर्ड दीजिए। अब रीइंफोर्समेंट जो है या रिवॉर्ड जो है वो खाली पैसे के फॉर्म में नहीं हो सकता है। जैसे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा घंटे काम कर लिया तो आप उन्हें बोनस दे दीजिए, कभी कभी आप उन्हें छुट्टी दे दीजिए, है ना। तो ऐसे करके आप लोगों को रीइंफोर्स कीजिए, उन्हें कुछ प्रेस कीजिए, जैसे दिवाली बोनस होता है, ये एक रीइंफोर्समेंट का तरीका हो सकता है। जैसे बहुत सारी कंपनी अवार्ड फंक्शन रखती है कि जिस भी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है करके उन्हें अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये एक रीइंफोर्समेंट का तरीका हो सकता है। तो आप ऐसे करके लोगों को प्रेस कर सकते हैं या उनको मोटिवेट कर सकते हैं। फिर है इक्वालिटी थियोरी, कि जब भी आपकी कंपनी आप चला रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करें, है ना। कि मान लेते हैं कि 2 एम्प्लॉय अगर सेम पोजीशन पे हैं और एक एम्प्लॉय के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस एम्प्लॉय को ज़्यादा बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है दूसरे एम्प्लॉयज़ पे। अगर 2 लोग हैं, सेम पोस्ट पे हैं, सेम काबिलियत रखते हैं, तो आपको दोनों को इक्वल ट्रीट करना है। नो मैटर आपको कौन अच्छा लगता है, आपको कौन नहीं अच्छा लगता है, नहीं। अब आपको अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स को साइड में रख कर अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में इक्वालिटी ला के रखनी है। अगर इक्वालिटी नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ भी डिमोटिवेट रहेंगे, है ना। फिर है एक्सपेक्टेंसी थियोरी। एक्सपेक्टेंसी थियोरी का मतलब आपके एम्प्लॉय की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, कंपनी से एक्सपेक्टेशन, क्या एक एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, वो ग्रो कर सके, उसकी ठीक ठाक लेवल पे अर्निंग भी हो जाए, उसे थोड़ा सा वेकेशन मिल जाए, उसे फैमिली टाइम मिल जाए, आप आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो। तो ऐसे करके यही एक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो आपको उनके एक्सपेक्टेशंस को भी अगर आप पूरा करते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्क मोटिवेशन बना रहता है। ओके, अब आप ये अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपके टीचर्स एक एम्प्लॉय हैं, आप जैसे टीचर्स जो है वो काम कर रहे हैं आपके स्कूल के अंदर, तो अगर आपके टीचर्स की ये पांचों की पांचों चीज़ें पूरी हो रही हैं तो उनका वर्क मोटिवेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ना। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बस इसमें इतना ही है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, उनको मोटिवेट करना है, जहाँ पे भी कमियाँ रह रही हैं उन कमियों को पूरा करना है, और बस यही चीज़ें, आप इसे स्किप कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतनी सी चीज़ें कि आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, इससे आपकी कंपनी की सेल भी बढ़ेगी, आप जिस भी गोल के लिए काम कर रहे हैं वो अच्छे से भी पूरा होगा, आपका एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ेगा, उनकी इफेक्टिवनेस या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बस यही चीज़ है। ओके,
यू कैन स्किप इट नाउ। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में है कि आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी मार्केटिंग किससे करवा रहे हैं, आपकी मार्केटिंग कौन कर रहा है ना, किस पर्सनालिटी से आप मार्केटिंग करवा रहे हैं, कहाँ पे अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो आपका ठीक ठाक लेवल पे उसका कमांड होना चाहिए, थोड़ा सा फ़नी भी होना चाहिए, क्योंकि सीरियस लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते लोगों को, कि थोड़ा सा आप में ह्यूमर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगना चाहिए, बड़ी ही प्रैक्टिकल और सॉफ्ट स्पोकन होना है आपको। फिर आप अगर एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, किससे कहलवा रहे हैं, कहाँ पे कहलवा रहे हैं, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, मूवी, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, ईमेल, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों पे आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। बताओ, इतना सा चैप्टर था, है ना, अब इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है? ओके तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि 9th चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बस एक बार रीड करके चले जाना, है ना, एग्जाम से पहले 2x पे ये वीडियो सुन लेना, तो डेफिनेटली जो भी सवाल आपके निकलेंगे उसमें से कुछ ना कुछ तो आप लोग लिख के आ ही जाओगे ना। मूविंग टू चैप्टर नंबर 10। अब देखो चैप्टर नंबर 10 जो है ये आपको खुद कवर करना है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ओके ये बस देखो एक बेसिक बता देती हूँ क्या क्या है चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 आप चाहो तो आप स्किप करके जा सकते हो, ओके यू कैन स्किप इट आउट, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बट ये चैप्टर में इतना, जैसे साइकोलॉजी जब हम पढ़ते, अच्छा चैप्टर नंबर 10 के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं जिसमें हम डिटेल में क्या क्या सवाल इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का ही वीडियो होगा। तो आज के लिए हम चैप्टर नंबर 9 रखते हैं, चैप्टर नंबर 10 हम कल कवर कर लेंगे। ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे। कोई भी डाउट आता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम आने वाली है, अच्छे से पढ़ा।